नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल पारिक एमएसपी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो सेकेंड ग्रेड का सिलेबस आया है उसमें कुछ टॉपिकों में चेंज आया है और कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं आपके और कुछ टॉपिक हटे हैं। अब इनमें आपके जो सबसे पहला चेंज आया है वो ग्रेजुएशन में वो आया है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। इसमें ऑटोमॉर्फिज्म हटा है। इसके अलावा में ऑटोमॉर्फिज्म हटने के साथ ही आपके जो कुछ टॉपिक हैं वो जुड़े हैं। जैसे एक तो एमएससी का टॉपिक जुड़ा है कॉन्जुगेट एलिमेंट, के अलावा आपके जुड़ा है सेंटर ऑफ जी, एक नॉर्मलाइजर ऑफ जी। तो ये तीन टॉपिक आपके जुड़े हैं। बड़े ही आसान टॉपिक है। इन तीनों टॉपिकों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको इस वीडियो में जितने भी टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ऐड हुए हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कॉन्जुगेट एलिमेंट में आती है, क्या चीज़ें हैं जो सेंटर ऑफ जी में आती है और क्या चीज़ें हैं जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी में आती हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्जुगेट एलिमेंट को, संयुग्मी अवयव को। इस संयुग्मी अवयव किसे कहते हैं? दोस्तों, हम ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं संयुग्मी अवयव, ये आपके टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सबसे जो जरूरी चीज आती है वो आती है ग्रुप। तो ये ग्रुप से रिलेटेड है। तो हम एक ऐसा ग्रुप जी लेंगे जिसमें एक अवयव ए है। हम एक ग्रुप लेंगे जी जिसमें कोई संक्रिया है, मान लो स्टार संक्रिया है, ठीक है। इसमें कोई अवयव ए है, यानी कि ए बिलोंग्स टू जी है। तब इस ए के लिए तब इस ए के लिए एक अवयव बी इस ए का जी में ए का जी में संयुग्मी अवयव कहलाएगा यदि वो केवल एक प्रतिबंध, जो एक प्रतिबंध है उसको संतुष्ट करे। वो प्रतिबंध कौन सा है कि बी बराबर आपके आए जी ए जी इनवर्स। तो ये जो बी अवयव है वो आपके ए का संयुग्मी अवयव कहलाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आसानी से समझ सकते हो। आपने जो नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये डेफिनेशन है, उसी का थोड़ा सा एलिमेंट में वर्जन है। ये डेफिनेशन को आप एक नॉर्मल सब ग्रुप जो पढ़ते हो उसी का एक एलिमेंट वर्जन मान सकते हो। तो डेफिनेशन क्या है तो समझो कि हमारे पास एक ग्रुप है, जी ग्रुप है, जिसमें एक अवयव है ए बिलोंग्स टू जी है। तब इस अवयव ए का संयुग्मी अवयव बी कहलाएगा यदि बी बराबर जी ए जी इनवर्स हो। अब यहाँ जो जी है, ये जी जो है ये आपका इस प्रकार का जो है वो जी में विद्यमान होना चाहिए, कैपिटल जी में। ऐसा अवयव जी अगर आपके कैपिटल जी में मिल जाए तो हम इस बी को ए का संयुग्मी अवयव कहेंगे। तो एक बार आप दोबारा इस चीज को ध्यान से देखो कि हमें एक ग्रुप जी दिया है, उसमें एक अवयव है ए बिलोंग्स टू जी। तब इस ए का संयुग्मी अवयव बी कहलाएगा यदि बी बराबर हो जी ए जी इनवर्स, और ऐसा जी हमें कैपिटल जी में मिल जाए तो हम इस बी को क्या कहेंगे, ए का संयुग्मी अवयव कहेंगे। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हम आपको जो पीडीएफ है के रूप में टेलीग्राम चैनल है हमारा एमएसपी कोचिंग क्लासेस का, उस पर शेयर कर देंगे। तो मेन इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि एक ग्रुप जी है, में एक अवयव ए है, और इस ए के लिए बी जो है वो संयुग्मी अवयव कहलाएगा यदि वो एक प्रतिबंध को संतुष्ट करता है कि बी बराबर जी ए जी इनवर्स हो। और ऐसा जी हमें अगर कैपिटल जी में मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये जो बी है वो ए का संयुग्मी अवयव है। अब इससे रिलेटेड कुछ दो तीन चीजें और है जिनको भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में
डेफिनेशन के अलावा और भी चीजें पूछी जा सकती है। तो पहली बात कि इस संयुग्मी अवयव को दर्शाते कैसे हैं? दोस्तों, इस संयुग्मी अवयव को बी को ए का संयुग्मी दर्शाना है तो इसके लिए इस टाइप का निशान होता है, बी संयुग्मी है ए के, इस टाइप से इसको दर्शाते हैं, बी संयुग्मी है ए के। तो ये इसका दर्शाने का तरीका हो गया। अब इसमें एक चीज और आती है कि ये बी ए का संयुग्मी है, तो जो ए है वो भी बी का संयुग्मी होगा। कैसे होगा इसको समझते हैं। ये आपको दे रखा है बी बराबर जी ए जी इनवर्स, बी बराबर दे रखा है आपको जी ए जी इनवर्स दे रखा है। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड से जी इनवर्स का गुणा करता हूं, तो ये बनेगा जी इनवर्स बी बराबर जी इनवर्स जी ए जी इनवर्स। तो ये जी इनवर्स जी जो है वो आपके ई बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपके ये जो जी अवयव है वो ग्रुप जी में विद्यमान है, इसका प्रतिलोम के साथ जी प्रतिलोम के साथ संक्रिया होगी तो वो तत्समक बनेगा। तो यहाँ ई बन जाएगा, यहाँ आपके ई बन जाएगा और ये बन जाएगा ए जी इनवर्स। तो ये बन जाएगा जी इनवर्स बी बराबर ई ए जी इनवर्स। अब इसमें आप वापस दक्षिण पक्ष से यहाँ जी इनवर्स को हटाने के लिए जी से गुणा करोगे, इस जी से गुणा करते हैं तो ये जी इनवर्स बी, ये जी से गुणा किया तो ये बना ए जी इनवर्स जी, और ये वापस इसमें ई बन जाएगा। ई को ए से गुणा करेंगे तो वापस आपके ए रह जाएगा, तो आपके मान आ जाएगा इसमें जी इनवर्स बी जी बराबर ए, ये चीज आ जाएगी। तो अब इसका जो रूप है वो आपको इस टाइप का दिख रहा है कि b बराबर जी ए जी इनवर्स, इसी टाइप का रूप दिख रहा है। इस जी इनवर्स को जी इनवर्स बी जी बराबर ए आ रहा है तो ये इसी टाइप का रूप आ रहा है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं जी इनवर्स, और इस जी को मैं लिख सकता हूं जी इनवर्स का इनवर्स, लिख दिया। अब इसका अर्थ है ये जी इनवर्स तो जी में है, अब इसमें जी इनवर्स में बी जी इनवर्स का इनवर्स, ये आने पर ये हम लिख सकते हैं कि ये जी इनवर्स जी में है, तो ये जी इनवर्स बी जी इनवर्स का इनवर्स बराबर ए आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसी रूप का है, और इसमें अब देखो दोनों के जो स्थान है वो चेंज हो चुके, बी की जगह ए आ चुका, ए की जगह आपके बी आ चुका। तो इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें कि बी संयुग्मी है ए के या फिर ए संयुग्मी है बी के। तो दोनों चीजें इसमें होती है, यानी कि उत्क्रमण नियम इसमें होता है कि अगर बी ए का संयुग्मी है तो ए भी संयुग्मी आएगा बी के। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद दोस्तों इसमें कुछ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो ये संयुग्मी अवयव है, इन संयुग्मी अवयवों की कुछ विशेष प्रॉपर्टी होती है जिनको आपको पता होना चाहिए। इन प्रॉपर्टीज से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अभी काफी सारे एग्जाम हुए थे एमएससी एंट्रेंस के, और काफी जैसे आगे पीएचडी एंट्रेंस के भी एग्जाम होते हैं, तो उनमें कई सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लाया हूँ। इनको आप बड़े ही ध्यान से देखिए क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी इनके जो कुछ रिजल्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहला तो ये कि जो बी ए का संयुग्मी है, बी ए का संयुग्मी है, तो आपके जो जी आता है उसका अद्वितीय होना जरूरी नहीं है। कई बार एग्जाम में कुछ रिजल्ट पूछे जाते हैं तो उनमें ये चीज भी पूछी जा सकती है कि क्या जी अद्वितीय होता है क्या। तो दोस्तों कभी भी जी अद्वितीय नहीं होता, यानी कि बी अगर ए का संयुग्मी है तो जी का अद्वितीय होना आवश्यक नहीं, जी का अद्वितीय होना आवश्यक नहीं है। अर्थात हमें
जी के भिन्न भिन्न मान मिल सकते हैं जिनके लिए ये प्रॉपर्टी लगे, यानी कि जी का स्वतंत्र रूप से कोई भी मान हो सकता है, इसलिए जी का अद्वितीय होना आवश्यक नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो दूसरी चीज अभी हमने पढ़ी थी वही चीज है कि बी अगर ए का संयुग्मी है तो आपके ए जो है वो भी बी का संयुग्मी आएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि बी ए का संयुग्मी है तो ए भी किसका संयुग्मी आएगा, बी का संयुग्मी आएगा। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों, अब हम संयुग्मी कक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो संयुग्मी कक्ष किसे कहते हैं, यदि जी एक ग्रुप है और उसमें एक अवयव है ए बिलोंग्स टू जी, जी एक ग्रुप है जिसमें एक अवयव है ए बिलोंग्स टू जी, तब ए का संयुग्मी कक्ष उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के संयुग्मी हो। ध्यान से सुनना, जी एक ग्रुप है, ए जी का कोई अवयव है, ए बिलोंग्स टू जी है, तब ए का संयुग्मी कक्ष, ए का संयुग्मी कक्ष उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए के संयुग्मी हो। और इनको जो संयुग्मी कक्ष है, ए के संयुग्मी कक्ष, इसको हम एक नोटेशन है जिससे दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं इस बड़े कोष्टक ए से। तो इसके अंदर वह सभी अवयव होंगे जो ए के साथ संयुग्मी हो। अब ए के साथ संयुग्मी होने का अर्थ है कि हमें ऐसे एक्स लेने हैं जो ए के साथ संयुग्मी नियम का पालन करें। एक्स सच दैट ऐसा लेना है कि एक्स कॉन्जुगेट हो ए के, एक्स कॉन्जुगेट हो ए के। तो इन सभी अवयवों का समुच्चय बनाना है, कलेक्शन बनाना है जो अवयवों ए के साथ संयुग्मी हो। अब इसको हम आगे और जैसे मेथड है उससे समझ सकते हैं। तो अब ऐसे एक्स हमें लेने हैं, तो इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हमें ऐसे एक्स लेने हैं जिनका मान बराबर आए जी ए जी इनवर्स। ऐसे एक्स लेने हैं जिनका मान बराबर आए जी ए जी इनवर्स। इसमें जी ए जी इनवर्स भी ले सकते हैं, और जो अभी किताब है उसमें कई जगह वाई भी लिखा होता है, तो वाई भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर आपको लेना है जी ए जी इनवर्स, ए का संयुग्मी अवयव के रूप में लिखना है। तो इसको आप लिखोगे एक्स बराबर जी ए जी इनवर्स, जहां जी जो है वो किस में से है, जी में से। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हमें ऐसे अवयव लेने हैं। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस x बराबर आपको दे रखा है, x बराबर आपको दे रखा है जी ए जी इनवर्स। तो x बराबर आपको जी ए जी इनवर्स दे रखा है, तो मैं इस x की जगह मैं लिख सकता हूं जी ए जी। तो मैं यहां लिख दूंगा इसमें जी ए जी इनवर्स सच दैट जहां जी किस में से है। तो ये तीनों डेफिनेशन इसकी हो गई संयुग्मी कक्ष की। संयुग्मी कक्ष कौन सा कक्ष है, संयुग्मी कक्ष उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के साथ संयुग्मी नियम का पालन करे। उन सभी अवयवों का समुच्चय संयुग्मी कक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको हम देखते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने लिखी है, नोट डाउन की है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो इन जो प्रॉपर्टीज है इनसे ही घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इन प्रॉपर्टीज को समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि ए बिलोंग्स टू कॉन्जुगेट क्लास ए, यानी कि ए जो अवयव है खुद वो संयुग्मी कक्ष में हमेशा विद्यमान होता है। इसका अर्थ ये है ए बिलोंग्स टू कॉन्जुगेट ए, इसका अर्थ है कि संयुग्मी कक्ष में
खुद ए जरूर विद्यमान होता है। अब खुद ए विद्यमान हो गया तो यानी कि कम से कम एक अवयव विद्यमान हो गया। अब एक अवयव विद्यमान होने के कारण जो संयुग्मी कक्ष है वो आपके कैसा हो गया, अरिक्त हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ए बिलोंग्स टू जो है कॉन्जुगेट क्लास ए में होता है, जिसके कारण संयुग्मी कक्ष क्या हो जाता है, अरिक्त हो जाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो g का मान है, जो g का मान है वो g का मान सभी संयुग्मी कक्षों का अगर हम संग करें तो वो g के बराबर आएगा। g के मान के बराबर आपके जो संयुग्मी कक्षों का संग है वो g के मान के बराबर आएगा। तो सभी संयुग्मी कक्षों का संग आपके g के बराबर आएगा, जिसे हम लिखते हैं g बराबर यूनियन ऑफ a बिलोंग्स टू g संयुग्मी कक्ष a। तो सभी संयुग्मी कक्ष बनाएंगे, g के जितने भी अवयव हैं उन सबका अगर हमने संयुग्मी कक्ष बनाए और उनका सबका यूनियन किया तो वो किसके बराबर आएगा, g के बराबर आएगा। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कि यदि g आबेली ग्रुप हो, g कैसा हो, आबेली ग्रुप हो। आबेली ग्रुप का अर्थ है कि g में क्रम विनिमय नियम का पालन हो, g में क्रम विनिमय नियम का पालन हो। क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है तब इसके संयुग्मी कक्ष में कितने अवयव होंगे। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं संयुग्मी कक्ष की, संयुग्मी कक्ष में अवयव होते हैं जी ए जी इनवर्स टाइप के होते हैं। अब ये जी इनवर्स जी टाइप के होते हैं और जी किस में से होता है, जी में से। अब ये जो ए खुद है ये भी तो जी में से है, ये भी तो हम जी में से लेते हैं। तो मैं इनको जी ए जी इनवर्स को, ये भी सारे जी के ही हो गए अवयव। अब मैं इनमें क्या कर सकता हूं, क्रम विनिमय नियम लगा सकता हूं। मैं इनमें क्रम विनिमय नियम लगा सकता हूं। मैं जी ए को लिख सकता हूं ए जी, तो मैं इसको लिख देता हूं ए जी जी इनवर्स, जहां जी बिलोंग्स टू जी। अब ये जी जी इनवर्स ई बन गया और ई को ए से गुना किया तो वापस क्या बन गया, ए। तो इसके अंदर केवल एक ही अवयव रहा। अगर जी आबेली ग्रुप हो तो जो क्लास कॉन्जुगेट क्लास ए है उसमें मात्र एक अवयव रहेगा, यानी सिंगलटन अवयव रहेगा। तो ये भी आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है कि आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कॉन्जुगेट क्लास ए में केवल एकल अवयव ए हो तो जी होगा। तो दोस्तों जब भी आपको पूछा जाए कि कॉन्जुगेट क्लास ए में अगर एक अवयव ए ही होता है तो आपके जो जी है वो आबेली हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट क्लास ए में अगर केवल ए अवयव है तो जी कैसा हो जाएगा, आबेली हो जाएगा। अब इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है जो हम देखते हैं। किसी ग्रुप जी के कोई दो संयुग्मी कक्ष या तो सर्वसम होंगे या असंयुक्त होंगे। ये बात भी आपको ध्यान देने योग्य है कि कोई भी ग्रुप जी के कोई दो संयुग्मी कक्ष या तो क्या होंगे, सर्वसम। सर्वसम का अर्थ है एक जैसे। अगर ए का संयुग्मी कक्ष लें और बी का संयुग्मी कक्ष लें तो या तो ये दोनों बराबर होंगे या फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा। या तो ये दोनों बराबर होंगे या फिर इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। तो ये दो ही चीजें हो सकती है किन्हीं दो कॉन्जुगेट क्लास में, या तो वो दोनों सर्वसम होंगे या फिर क्या होंगे, असंयुक्त होंगे। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि ए का कोई संयुग्मी अवयव, ए का संयुग्मी अवयव, इस ए का अगर संयुग्मी अवयव बी है, अगर ए का संयुग्मी अवयव बी है तो ए की कॉन्जुगेट क्लास और बी की कॉन्जुगेट क्लास दोनों बराबर आएगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर ए का संयुग्मी अवयव बी है तो ए की कॉन्जुगेट क्लास और बी की कॉन्जुगेट क्लास होगी तो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं, इनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके, कि संयुग्मी कक्ष है वो अरिक्त होता है। संयुग्मी कक्ष में कम से कम एक अवयव जरूर विद्यमान होता है और वो अवयव खुद
संयुग्मी कक्ष का जो अवयव है वह खुद ही होता है, यानी कि A बिलोंग्स टू कॉन्जुगेट क्लास A, अर्थात संयुग्मी कक्ष अरिक्त होता है। दूसरा कि सभी संयुग्मी कक्षों का समुच्चय, सभी संयुग्मी कक्षों का समुच्चय मिलकर ग्रुप G का निर्माण करता है। सभी अगर हम संयुग्मी कक्ष जो जी के जितने भी संयुग्मी कक्ष बनेंगे उन सभी का अगर हम संग करेंगे तो वो कंप्लीट मिलकर क्या बना लेगा, G बना लेगा। के बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि G आबेली ग्रुप हो, यदि G आबेली ग्रुप हो तो जो कॉन्जुगेट क्लास A है उसमें केवल एकल अवयव होगा, यानी कि A में केवल एक अवयव A विद्यमान होगा। कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A बराबर आएगा सिंगलटन सेट A के बराबर। इसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी है किसी ग्रुप G के कोई दो, किसी ग्रुप G के कोई दो संयुग्मी कक्ष, अगर हम किसी ग्रुप G के दो संयुग्मी कक्ष लेते हैं तो वो या तो असंयुक्त होंगे, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, या फिर सर्वसम होंगे, यानी कि दोनों बराबर आएंगे। तो ये चीज है। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है कि अगर A संयुग्मी है B के तो A की जो कॉन्जुगेट क्लास है वो B की कॉन्जुगेट क्लास के बराबर आएगी। अगर A संयुग्मी है B के तो A की कॉन्जुगेट क्लास बराबर आएगी B के। तो ये सारी चीजें हमने संयुग्मी कक्ष से रिलेटेड पढ़ ली। अब इसके बाद आगे देखते हैं ग्रुप का केंद्र, सेंटर ऑफ G, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ G, सेंटर ऑफ ए ग्रुप G। ये भी बड़ी आसान चीज है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। मैं आपको एक आसान सी लैंग्वेज में बताता हूं कि ग्रुप G के उन सभी अवयवों का समुच्चय, अगर हम ग्रुप G में उन सभी अवयवों का समुच्चय बनाए जो G के प्रत्येक अवयव के साथ, जो G के जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करे, वह सभी अवयव ग्रुप G के उन सभी अवयवों का समुच्चय ग्रुप G का केंद्र कहलाएगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको कि ग्रुप G के लिए उन सभी अवयवों का समुच्चय जो G के सभी अवयवों के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करे, वह सभी अवयव मिलकर ग्रुप G का केंद्र बनाएंगे। इसमें डेफिनेशन लिखी है, ग्रुप G के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो G के प्रत्येक अवयव के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करे वो ग्रुप G का केंद्र कहलाता है। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है कि ये ग्रुप G का जो केंद्र बनता है जिसे हम ZG से लिखते हैं, ये प्रसामान्य उपग्रुप बनता है। ये G का क्या बनता है, प्रसामान्य उपग्रुप। इससे रिलेटेड आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ZG होता है, ऑप्शन दे देगा आपको, ZG होता है, पहला ऑप्शन दे देगा G का ग्रुप, G का उपग्रुप, G का प्रसामान्य उपग्रुप, या इनमें से कोई नहीं। तो G का क्या होता है, प्रसामान्य उपग्रुप होता है। ठीक है, इसे ZG से व्यक्त करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, ZG बराबर आता है X सच दैट XG बराबर GX, यानी कि G के सभी अवयवों के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन। X वह सभी अवयव जो G के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करे, यानी कि फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, जहां X बिलोंग्स टू हो G के। तो G के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो G के प्रत्येक अवयव के साथ या G के सभी अवयवों के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करे, वह ग्रुप G का केंद्र कहलाता है। और इस केंद्र की कुछ विशेषता होती है, इसे हम ZG से लिखते हैं, और यह ZG जो है वो G का प्रसामान्य उपग्रुप होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी जो मेन चीज है, ये वाली डेफिनेशन और इसके रिलेटेड ये प्रसामान्य उपग्रुप वाली लाइन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्रसामान्य उपग्रुप होता है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं G का प्रसामान्यक, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए G।
अब जी का प्रसामान्य नॉर्मलाइजर ऑफ जी। अब जी का प्रसामान्य किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन ये है दोस्तों कि हमें जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय लेना है जो किसी निश्चित एक अवयव, हमें इसमें एक अवयव फिक्स कर देना है जी का, कि जी का प्रसामान्य के लिए जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो किसी निश्चित अवयव ए के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करे। दोनों डेफिनेशनों में बस इतना ही अंतर है। इस डेफिनेशन में यह है कि जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो किसी निश्चित अवयव ए के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करे, वह सभी अवयवों का समुच्चय ग्रुप जी का प्रसामान्य कहलाता है। यही इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें लिखते हैं Na बराबर लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू g। इसका अर्थ है x जहां x g में विद्यमान है, और किस प्रकार विद्यमान है कि ax। अब यहां a फिक्स है, a क्या है? फिक्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि a फिक्स है, यहां पर a को चेंज नहीं करना। तो ax बराबर आना चाहिए xa के, यानी कि a के साथ क्रम विनिमय नियम आना चाहिए, और ये कहलाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ a, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ a, यानी कि a का प्रसामान्य। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी के प्रसामान्य से रिलेटेड। अब इसमें दोस्तों नाम आ रहा है प्रसामान्य का, नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी का, पर यह नॉर्मलाइजर ऑफ जी, नॉर्मलाइजर ऑफ जी ये प्रसामान्य उपग्रुप नहीं होता। नाम इसका प्रसामान्य है, पर यह प्रसामान्य उपग्रुप नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर इस टाइप के कथन दे देता है जिनसे गलतियां होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये नॉर्मलाइजर ऑफ जी जो है वो प्रसामान्य उपग्रुप नहीं होता, यह केवल उपग्रुप होता है। प्रसामान्य नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी यानी जी का प्रसामान्य केवल मात्र उपग्रुप होता है, प्रसामान्य उपग्रुप नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैं इसको रेड से नोट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में इस टाइप की पूछी जाती है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि जी का जो प्रसामान्यक है वो प्रसामान्य उपग्रुप नहीं होता, केवल उपग्रुप होता है। ये जी का केवल उपग्रुप होता है, प्रसामान्य उपग्रुप नहीं होता। और जो सेंटर ऑफ जी है, जो जेड जी से लिखते हैं, वो प्रसामान्य उपग्रुप होता है। अब ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब ये आगे कुछ जो चीजें हैं वो आपको समझनी है। पहली कि यदि जी एक फाइनाइट ग्रुप है, जी एक अगर परिमित ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी है, जी एक परिमित ग्रुप है और ए जो है वो जी में विद्यमान है, तब ए के संयुग्मी अवयवों की संख्या, जिसे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट ए। जी एक फाइनाइट ग्रुप है, में ए बिलोंग्स टू जी है। ठीक है, उसके बाद ए के संयुग्मी अवयवों की संख्या यानी कि ऑर्डर ऑफ ए Na के जी में सूचकांक के बराबर होती है। अब Na का जी में सूचकांक को कैसे लिखेंगे? सूचकांक को दोस्तों हमने पीछे के जो वीडियोज हैं, पीछे के जो कोर्स है उसमें पढ़ा था कि जब भी सूचकांक लिखना हो तो जो बड़ा ग्रुप है जिसमें सूचकांक है उसको हम ऊपर लिखते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी ऊपर आएगा। और किसका सूचकांक ले रहे हैं? Na का, तो Na कहाँ आएगा? बट्टे में, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ Na। ये आ गया Na का जी में सूचकांक। और ये दोनों क्या है? बराबर है। ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर है? ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ Na। यही इसका सूत्र है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है, तो ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होता है? ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ Na। अब इसके बाद
ये क्लास इक्वेशन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी मुझे लगा कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको ये भी करना चाहिए। तो क्लास इक्वेशन फॉर द फाइनाइट ग्रुप थी। क्लास इक्वेशन क्या होती है इसको भी आप समझो कि अगर हम ये ऑर्डर ऑफ ए है, इनमें अवयव ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये ऑर्डर ऑफ ए का अर्थ है कि कॉन्जुगेट एलिमेंट, जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए, इसको लिखते हैं ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए से। तो अगर इन ऑर्डर ऑफ ए में अगर हम समेशन का निशान लगा दें, अगर हम ए के जो भी संयुग्मी अवयव है उन सभी को साथ में लिखें, उन सभी को साथ में लिखें, तो अगर हम ऐसे ए को, ऐसे सभी अवयवों ए को जोड़ें तो वो आपके जी बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि जो जी होता है वो बराबर होता है यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, इसके बराबर था। अब यहाँ यूनियन की जगह मैं समेशन भी लिख सकता हूं, क्योंकि समेशन लिखूंगा तो भी इसका अर्थ यही है, ठीक है। और समेशन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें क्या है, ये बात कर रहा है सेट की, तो इसलिए इसमें समेशन नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है, यूनियन लिखा जाता है। अब इनमें अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ जी की, तो ये ऑर्डर ऑफ जी जो बराबर आएगा वो आएगा यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी ऑर्डर ऑफ ए के, तो ये इनके बराबर आएगा। तो अब अगर हम इस इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ, सॉरी ऊपर वाले में ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एन ए है, इसमें दोनों तरफ समेशन करें, समेशन करेंगे या यूनियन करेंगे, तो देखो ये ऑर्डर ऑफ ए तो बन जाएगा आपके ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी, और जो बराबर में है यहां आ जाएगा समेशन का निशान, यानी कि ये समेशन का निशान, समेशन आ जाएगा ए बिलोंग्स टू जी ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एन ए। तो ये भी आपके ध्यान में रखना कि ऑर्डर ऑफ जी जो बराबर होता है वो बराबर होता है समेशन ए बिलोंग्स टू जी ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एन ए। अब इसी का एक एक्सटेंशन है ये वाला, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ऑर्डर ऑफ जो जी है इसको हम सेंटर ऑफ जी के रूप में कैसे लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ जी जो आता है वो आता है ऑर्डर ऑफ जेड जी, यानी कि केंद्र में अवयवों की संख्या प्लस समेशन, यहां ए बिलोंग्स टू जी की जगह आपके आएगा ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। ए, अब हमने जेड जी में जो अवयव हैं उनकी संख्या ले ली, तो अब जेड जी के अवयवों को छोड़कर, यानी ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी, ए जो अवयव हैं जो जेड जी में नहीं है उन सभी अवयवों का हमें क्या लेना है, समेशन लेना है, और किसके लिए, एन ए के जी में सूचकांक के लिए। तो ये आपका सूत्र है कि ऑर्डर ऑफ जी जो बराबर होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एन ए। तो ये आपके इसके बराबर होता है। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहली कि ऑर्डर ऑफ जो ए आता है, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए, वो बराबर आता है ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ एन ए। दूसरी चीज कि ऑर्डर ऑफ जी जो बराबर आता है समेशन ए बिलोंग्स टू जी ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ एन ए। लास्ट में ऑर्डर ऑफ जी बराबर आता है ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ एन ए। ये तीनों चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली प्रॉपर्टी, यदि एक अभाज्य संख्या p परिमित ग्रुप G की कोटि को विभाजित करती हो, यानी कि p डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ G को। p एक अभाज्य संख्या है जो ऑर्डर ऑफ G की कोटि को विभाजित करती है, तो G में p कोटि का अवयव विद्यमान होगा। अगर p ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है तो हमें p कोटि का एक अवयव a ऐसा मिलेगा
कि a की पावर p का मान e के बराबर आ जाए। बस इतनी सी डेफिनेशन है कि अगर कोई अभाज्य संख्या p है जो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है, तो हमें g के अंदर एक अवयव ऐसा जरूर मिलेगा जिसकी कोटि कितनी होगी, p होगी। बस इतनी सी बात है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है बर्नसाइड थ्योरम। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके गोखरू की किताब में इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हैं जो स्लेट में आए हुए हैं और अदर एग्जामों में भी आए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बर्नसाइड थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है कि यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर हो p की पावर n, ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर हो, p की पावर n के, जहां p एक अभाज्य संख्या है, p क्या है, अभाज्य संख्या, तब इसका केंद्र z डज नॉट बिलोंग्स टू e होगा। जब भी हमें ऑर्डर ऑफ g में p की पावर n मिले, अब ऑर्डर ऑफ g के अंदर p की पावर n मिले, तब इसके केंद्र में केवल तत्समक अवयव नहीं होगा, इसके अलावा भी अन्य अवयव होंगे, यानी कि z केवल सिंगलटन सेट नहीं होगा, z में और भी अवयव होंगे। अब इसका अर्थ हो गया कि z में अवयवों की संख्या एक से बड़ी होगी। इस बात का क्या अर्थ हुआ कि ऑर्डर ऑफ zg का मान है वो कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, यानी zg में एक से ज्यादा अवयव होंगे। अब एक से ज्यादा अवयव होंगे, ये बात तो तय हो गई। अब देखो यहाँ जो g की कोटि है वो p की पावर n के रूप में आ रही है, और अभी हमने पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है कि zg जो है वो g का प्रसामान्य उपग्रुप है। तो प्रसामान्य उपग्रुप है, इसका अर्थ है ये उपग्रुप भी है, और उपग्रुप है इसका अर्थ है इस zg की जो कोटि है वो इस g की कोटि को विभाजित करेगी। इसका अर्थ है कि इस zg की कोटि का भाग इस p की पावर n में जाएगा। अब इस p की पावर n में zg का भाग जा रहा है, और zg की कोटि है वो एक से बड़ी है। इन दोनों बातों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो zg का जो मान है वो p से विभाजित होगा, क्योंकि ये तो p की पावर n में भाग भी जा रहा है और एक से बड़ा भी है। इसका अर्थ है कि ये zg का मान है वो या तो p होगा या p स्क्वायर होगा या p क्यूब होगा, इस टाइप से होगा। इसका अर्थ है कि p का जो भाग है वो किस में जाएगा, ऑर्डर ऑफ zg में जाएगा। तो ये निष्कर्ष भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोबारा देख लीजिए, बर्नसाइड थ्योरम क्या है कि यदि ऑर्डर ऑफ g बराबर है p की पावर n, तब zg में केवल तत्समक अवयव नहीं होगा, zg में अवयवों की संख्या एक से अधिक होगी। इसका अर्थ है कि p जो है वो ऑर्डर ऑफ zg को विभाजित करेगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं जो मैंने लिखे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखो पहला परिणाम है कि कॉन्जुगेसी यानी संयुग्मी जो संबंध है, जो a तुल्यकारी b इस टाइप से लिखते हैं, वो एक तुल्यकारी संबंध है। कॉन्जुगेसी g में एक तुल्यकारी संबंध है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उसमें ये कथन दे सकता है कि कॉन्जुगेसी एक तुल्यकारी संबंध नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कॉन्जुगेसी जी में क्या है, एक तुल्यकारी संबंध है। इसके बाद अब ये दूसरा पॉइंट है, ये मुझे लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या पॉइंट है कि Na जो है नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप जी का उपग्रुप है, जबकि Zg यानी कि सेंटर ऑफ जी का प्रसामान्य उपग्रुप है। Na तो G का उपग्रुप है, पर Zg जो है वो G का क्या है, प्रसामान्य उपग्रुप है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, यदि G परिमित है यानी कि G फाइनाइट है तथा A बिलोंग्स टू Z है, यानी कि A सेंटर ऑफ G में आ रहा है, A बिलोंग्स टू Zg है, यदि और केवल यदि ऑर्डर ऑफ Na बराबर हो जाए ऑर्डर ऑफ G के। अब ये बात इसने क्यों लिखी है तो आप डेफिनेशन से समझ सकते हो कि A जो है वो Z के अंदर आ रहा है, इसका अर्थ है A जो है वो G के सभी अवयवों के साथ, अब Z के अंदर आ रहा है तो Z की डेफिनेशन से A जो है वो G के
सभी अवयवों के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, यानी कि Ag बराबर Ga आएगा। और इस Na की डेफिनेशन क्या होती है कि A अवयव के साथ जो अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं उन सभी अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो Na बनेगा। अब ऐसे सारे अवयव G वाले सारे आ गए इस Z की डेफिनेशन में, क्योंकि A बिलोंग्स टू Z है तो A है वो G के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा सारे G के साथ। तो इस जो Na की डेफिनेशन है Ax बराबर x है, इसमें x की जगह आपके सारे G आ गए, x की जगह क्या G आ गए, सारे G आ गए। इसलिए ये दोनों है ऑर्डर ऑफ Na और ऑर्डर ऑफ G, वो क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि G परिमित है और A बिलोंग्स टू Z है, यदि और केवल यदि A अगर Z में है तो यदि और केवल यदि ऑर्डर ऑफ Na बराबर हो ऑर्डर ऑफ G के। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, यदि ऑर्डर ऑफ ZG, यदि ऑर्डर ऑफ ZG बराबर हो ऑर्डर ऑफ G के तो G आबेली होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्डर ऑफ ZG जो बराबर हो जाए ऑर्डर ऑफ G के तो G कैसा होगा, आबेली होगा। ऑर्डर ऑफ ZG बराबर हो ऑर्डर ऑफ G के तो G कैसा होगा, आबेली होगा। वैसे आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो और इसमें आप देख सकते हो कि आप अगर ऐसे अवयव लोगे XG बराबर GX के रूप में और ये सारे अवयव, अगर ये सारे अवयव X वाले सारे G के आ गए तो ये G वाले सारे अवयव G के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं, तो सारे G के साथ G वाले अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं, तो इसलिए ये G कैसा हो जाएगा, आबेली हो जाएगा। आप इसको नॉर्मली आराम से ध्यान से सोचोगे ना कि G के अवयव G के सभी अवयवों के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं, इसलिए जो G है वो कैसा हो जाएगा, आबेली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं कि यदि G बटा ZG चक्रीय ग्रुप है, यदि G बटा ZG चक्रीय ग्रुप है तो G आबेली होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि G बटा ZG अगर चक्रीय है तो G कैसा होगा, आबेली होगा। G बटा ZG अगर चक्रीय आ जाए तो G कैसा हो जाएगा, आबेली हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि G बटा ZG चक्रीय है तो G कैसा हो जाएगा, आबेली हो जाएगा। अब इसके बाद अगला, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यदि ऑर्डर ऑफ G बराबर हो P क्यूब। ये क्वेश्चन आपके जो गोखरू की बुक है उसमें भी है इस टाइप का। यदि ऑर्डर ऑफ G बराबर हो P क्यूब यानी P की घात 3 हो ऑर्डर ऑफ G में, तथा G एक प्रति आबेली ग्रुप है। G कैसा है, प्रति आबेली ग्रुप, एंटी आबेली ग्रुप। यदि ऑर्डर ऑफ G बराबर है P क्यूब और G बराबर है, G एक प्रति आबेली ग्रुप है। अब इस बात को लिखने का अर्थ क्या है ये आप समझ सकते हो कि अगर G एक प्रति आबेली ग्रुप है, इसको लिखने का कारण ये चौथा स्टेटमेंट हो गया। अगर आबेली होता तो ऑर्डर ऑफ ZG किसके बराबर आ जाता, ऑर्डर ऑफ G के बराबर आ जाता, और ये चीज नहीं चाहता, तो इसने साफ साफ लिखा है कि Z, तो ये जो G है वो क्या है, एक प्रति आबेली ग्रुप है। अब प्रति आबेली ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ ZG जो है वो ऑर्डर ऑफ G के बराबर नहीं आएगा। तब ऑर्डर ऑफ ZG कितना आएगा, तब ऑर्डर ऑफ ZG आएगा P। क्यों आएगा, क्योंकि अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि P की पावर n अगर ऑर्डर ऑफ G हो तो P है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ZG को। ठीक है, तो ये P जो है ऑर्डर ऑफ ZG को डिवाइड कर रहा है। ZG को डिवाइड करने के लिए तो ऑर्डर ऑफ ZG है, इसका मान कितना आएगा, P आएगा। तो ऑर्डर ऑफ G बराबर P क्यूब हो और G क्या हो, एक प्रति आबेली ग्रुप हो, G कैसा हो, प्रति आबेली ग्रुप हो, तब ऑर्डर ऑफ ZG का मान कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ ZG का मान आएगा P। तो दोस्तों ये इतनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं लगभग 2 पेज की है। इन 2 पेजों में आपके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में टॉपिक ऐड हुए हैं उनमें इनसे ज्यादा एक क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। तो आप इन जो पॉइंट है इनको नोट कर लीजिए। बाकी मैं इसका जो PDF है वो आपको, जो मैंने जैसा बताया था कि मेरी जो बुक है वो रिवाइज हो चुकी है, वो जल्दी मार्केट में अवेलेबल होगी।
और इस टॉपिक का जो PDF है वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। हमारा MSP कोचिंग क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसमें देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को आगे लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।